यही कॉन्सेप्ट है, ये फिक्स कॉन्सेप्ट है और इसी के बेसिस पे देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड कि न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, वो फिक्स रहते हैं उसी जगह पे। बल्ब फ्यूज है, आपके वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्ब फ्यूज है तो करंट आएगी, करंट पास नहीं कर पाएगी इसको। कन्वर्जन क्या होता है, आप कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई यूनिट नहीं है, किसी से निकली नहीं है, ये यूनिट हमने बनाई है टू कैलकुलेट द बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। Okay, hello everyone, hi and good evening to all. I welcome you all to the platform of Infinity Learn. So आज का जो सेशन है हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए, today's session is going to be a new session that is called as electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। मूविंग नेक्स्ट, इसमें क्या है कि जो भी आपके कॉन्सेप्ट है वो आपके ज्यादा वेरिएशन के नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है, ये फिक्स कॉन्सेप्ट है और इसी के बेसिस पे देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड। फाइन, ऑलरेडी आप लोग जो है ऑब्वियसली आप लोग क्लास 10th में हो तो ज्यादा वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस आपको अभी देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन दिस इज द चैप्टर व्हिच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू मूविंग टू द ग्रेड 11 एंड 12, ठीक है। खासकर 12th में तो ये चैप्टर है, तो क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाती है। जितनी भी चीजें अभी आप पढ़ रहे हो मैक्सिमम वही सारी चीजें हैं, कुछ एड ऑन है, वो सारी चीजें जो हम इसमें नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने जब बात कर दी रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मैं रेजिस्टेंस की बात इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के भी अंदर हम लोग जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस एक टर्म है, ये सिर्फ एक टर्म नहीं है, बहुत सारी चीजें इसके साथ मिली हुई हैं और उसके बाद फिर हम लोगों ने उन सब चीजों को एक साथ मिक्स करके हम लोगों ने रेजिस्टेंस का नाम दे दिया कि भैया ये सब में अगर वेरिएशन होगी तो ये चीज को अलग अलग देखने से अच्छा है कि पूरे में वेरिएशन होगी तो रेजिस्टेंस बोल दो। दैट इज व्हाट इट इज दैट, ठीक है। एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक आपके लॉजिकल व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत कम चीजें हैं इसमें आपके वेरिएशन ऑफ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, बहुत फिक्स चीजें हैं कि अगर आप उतना समझ जाओगे तो इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज कि इट इज as I have told, it is very important chapter everyone। चलिए आगे बढ़ते हैं, let us understand this particular chapter। देखो इस चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी आई कैसे। हम लोग तो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ही है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेसिकली आप जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फाइन, ये तब आती है जब आपके चार्जेस जो होते हैं वो मोशन में होते हैं। जब हम चार्जेस की बात करते हैं तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द चार्जेस, केमिस्ट्री ये डिफाइन करती है कि इफ वी टॉक अबाउट एटम्स एवरीवन केमिस्ट्री में, तो एटम्स इज कंसिडर्ड टू बी नोन एज, ठीक है, दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और ब्रेक नहीं कर सकते, दैट इज दी डेफिनेशन ऑफ द एटम। लेकिन उसी चैप्टर में, उसी ग्रेड में आप ये भी पढ़ते हो, दैट चैप्टर नेम इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि नहीं ऐसा नहीं है, एटम सबसे छोटी पार्टिकल होती थी जब हम लोगों ने पता नहीं किया था, लेकिन बाद में फिर हम लोगों ने पता किया कि यस, द एटम्स कैन बी आल्सो फर्दर डिवाइडेड एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और जिसे हम लोग नाम देते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपको चार्जेस के बारे में बताऊंगा, कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, फिर धीरे धीरे अपन इलेक्ट्रिसिटी पे आएंगे, ओम्स लॉ पे आएंगे और वो सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। लेट अस मूव एवरीवन। If you try to see over here, ठीक है, मैंने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है आपको समझाने के लिए कि जब हम एटम की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड आल्सो, तो वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन, देन इलेक्ट्रॉन एंड देन न्यूट्रॉन, ठीक है। जहां पे जो प्रोटॉन है वो आपका पॉजिटिव चार्ज को पोजेस करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को पोजेस करती है, और जो न्यूट्रॉन होती है वो कंप्लीटली न्यूट्रल होती है। इनको हम चार्ज बोलते हैं, और चार्ज को, वन सिंगल चार्ज इज रिप्रेजेंटेड एज Q, स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जब हम लोग चार्जेस की बात करते हैं तो चार्जेस जब हम लोग बात करते हैं, इट इज एन इनसेंट्रिक प्रॉपर्टी, ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है आपकी बॉडी की। हर मैटर में एटम्स होते हैं और हर मैटर में आपके चार्जेस होंगे, ठीक है। तो इट इज एन इनसेंट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इलेक्ट्रिक फिनोमिना सच एज अट्रैक्शन, रिपल्शन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीजों के लेकर, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है एवरीवन, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, आपके जो डायरेक्शन है, ठीक है। हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं तब आप मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हो, पर जब तक बात चार्जेस की हो रही है, चार्जेस का ऐसा कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। चार्जेस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस इज कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है, अगर हम अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स की बात करें कि हम देखना चाहते हैं ना कि एटम सबसे छोटी थी जब हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि एटम से भी छोटी कोई चीजें हो सकती हैं, तो हम ये देखना चाहते थे कि रिप्रेजेंट कैसे होती है, अरेंजमेंट कैसा है। तो आगे अगर आप ये फिगर देखोगे तो कुछ इस तरह है, आप लोगों ने देखा होगा इस चीज को। दिस इज जब KLMN ये जब हम लोग ब्रेक करते थे ना 2 8 8 18 और केमिस्ट्री में अगर आपको याद हो तो बस उसी तरह का है। एटम का जो सबसे सेंट्रल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट, सेंट्रल पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो अरेंजमेंट होती है वो होती है न्यूट्रॉन और पॉजिटिव चार्जेस की, ठीक है। न्यूट्रॉन और पॉजिटिव चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है आपके न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में ये ऐसे बंधे हुए होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स होती है कि न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, वो फिक्स रहते हैं उसी जगह पे, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट, अगर ये फिक्स रहते हैं तो फिर बच गया कौन? इलेक्ट्रॉन। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू मूव ऑन द ऑर्बिट्स, ठीक है। तो आप यहां पे देख लो कि पहले में 2 होती है, फिर 8 होती है, फिर 18 होती है, और उसके बाद फिर हम ऐसे मूव करते हैं। ये केमिस्ट्री वाला हिस्सा है, वो मैं आपको बताना चाहता था कि किस तरह से स्ट्रक्चर होती है। अगर आपसे कोई पूछे ये कौन सा हिस्सा, तो ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस में ये सारी चीजें एक साथ कैसे है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ एक जगह पे न्यूक्लियस पे कैसे है? सो दैट इज ओनली वन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। न्यूक्लियस फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसके कारण ये रुकी हुई रहती है, ठीक है। इन दिस थिंग आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू मूव, ठीक है, आपके ऑर्बिट में, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में फिक्स रहती है, वो मूव नहीं कर सकती। फाइन। मूविंग नेक्स्ट, कुछ प्रॉपर्टीज चार्जेस के जो आपको हेल्प करेंगी समझने में कि व्हेन वी टॉक अबाउट द करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये कैसे करके काम करती है, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एडिटिव नेचर, ठीक है, कि जैसे Q1 Q2 Q3 Q4 और ऐसे ये चली जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो कुछ बॉडीज जो होती हैं वो न्यूट्रल भी होती हैं, ठीक। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं चार्जेस को जोड़ता हुआ चला जाऊं तो द समेशन ऑफ द सम, अगर सिर्फ वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं तो वो कभी जीरो नहीं हो सकती। न्यूट्रल इज जीरो ना, न्यूट्रल का मतलब कोई चार्जेस नहीं, तो ये जीरो नहीं हो सकती। तो ये यहां पे भी एक साइन कन्वेंशन आ जाता है, दैट साइन कन्वेंशन कम्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सीधी सीधी बात यही है, ठीक है। तो यहां पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस कर देंगे, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस कर देंगे, उस हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एडिटिव नेचर की होती है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। Then the conservation of charges, जो टोटल चार्जेस होते हैं वो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम्स रिमेन कांस्टेंट, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। NaCl को आप देख लो, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की बात अगर आप लोग करते हो तो उसमें हम सोडियम जो होती है वो भी अनबैलेंस होती है, क्लोराइड भी अनबैलेंस होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन जाती है आपके क्लोरीन में, तो क्लोरीन बिकेम कंप्लीटली स्टेबल, सोडियम भी आपका स्टेबल हो जाता है, फिर हम NaCl बोल देते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज देयर, ठीक है, कि एक फॉर्म से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, तो टोटल चार्जेस आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। थर्ड क्या है कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगी, इनको हम लाइक चार्जेस बोलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये जो है इनको अट्रैक्ट करेगी, इसे हम अनलाइक चार्जेस बोलते हैं। दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस पीपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब ये होता है कि अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है और इलेक्ट्रॉन से आपके करंट का क्रिएशन हो रहा है, मैं ये शब्द इसलिए यूज कर पा रहा हूं क्योंकि हम लोग ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट आ रही है, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन तो मूव नहीं कर सकती ना, देयर विल बी मिलियंस एंड द बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, ठीक है। तो उसको कितना, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं तो टोटल कितने चार्जेस होंगे, उनके बारे में अगर हम पता करने की कोशिश करें तो देयर विल बी अ फार्मूला दैट इज कॉल्ड एज Q विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne। ये जो Q है दैट गिव्स यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टोटल चार्ज, ठीक है। और ये जो n है दैट इज द नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, जिसको आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, डेसिमल में नहीं लिख सकते, इट शुड बी रिटन इन द होल नंबर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये 2.5 नहीं हो सकता, वो 0.5 चार्ज जो ट्रैवल नहीं कर पा रही है, जो मूव नहीं कर पा रही है, वो आपको उसके चार्ज को काउंट भी नहीं करते। जब वो मूव ही नहीं करेगी तो करंट कैसा, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाले को नहीं करते, होल नंबर को करते जो ट्रायल करती है, ठीक है। तो याद रखना कि n जो है वो हमेशा होल नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा, ठीक है। और E जो होती है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हमें ऐसा पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होती है वही ट्रैवल करती है और उसके कारण ही करंट जनरेट करती है, ठीक है। जब मैं बात करूं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, एवरीवन, है ना, इफ आई टॉक अबाउट प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो आपको यहां पे पता चलेगा क्या
इफ आई टॉक अबाउट प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, दैट मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और एक चीज, अगर मैं सिर्फ ये वैल्यू देख के आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, तो ये समझना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूं या इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। इसीलिए ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए है, इसका न्यूमेरिकल में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वी रिप्रेजेंट प्लस एंड माइनस। फाइन, मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ग्राम में बोला जाए तो फिर आप इसमें 3 और जोड़ देना। ठीक है, और यहां पे आपको सॉरी 3 और घटा देना यहां पे। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द 9.1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में आ गया तो फिर तो वैल्यू दे देगी, अगर नहीं दिया गया तो आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जस्ट लिख दिया क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे इसीलिए ना। उसके बाद हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर्स की बात करते हैं, तो हम लोगों ने एक सेमीकंडक्टर्स भी होती है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो जब हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो ये ऐसे सब्सटेंस है जिनमें चार्जेस फ्लो करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस फुल्ली फ्लो कर सकते हैं, बिना रुकावट के, बिना हिचकिचाहट के, ठीक है, वो फ्लो कर सकते हैं, वो मटेरियल उसको अलाउ कर रही है मूवमेंट करने के लिए, दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, दैट पर्टिकुलर मटेरियल विल बी कंसीडर्ड एज कंडक्टर, उसे हम कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि वो अलाउ कैसे करती है, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होती है फॉर ट्रांसफरिंग, ठीक है, जिसके कारण वो मूव कर सकती हैं। एग्जाम्पल कॉपर, अल्युमिनियम, सिल्वर, ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक, दैट इज व्हाट इट इज है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज इंसुलेटर। एक ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्रीली मूव नहीं करवाया जा सकता। क्यों? क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है मूव करने के लिए उनमें, तो दैट इज कॉल्ड एज इंसुलेटर। इसमें करंट पास ही नहीं करती। रबर हो गया, ग्लास हो गई, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, इसमें नहीं पास करती। ठीक है, इसी में आपका क्या है कि कंडक्टर में फिर आपको बोला जाएगा कि गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, तो उसका मतलब क्या होता है। सी, इफ यू टॉक अबाउट कॉपर, अल्युमिनियम, सिल्वर, ग्रेफाइट और भी बहुत सारे, आयरन ले लो, ये सब मटेरियल एक दूसरे से बहुत अलग अलग है। इनकी जो प्रॉपर्टीज है दैट इज आल्सो वेरी डिफरेंट। ठीक है, तो इनमें जो परसेंटेज ऑफ पासेस या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पास करेंगे वो भी डिफरेंट है। ठीक है, तो ये पूरा खेल हो जाता है कंपेयरिंग का। जैसे फॉर अस वी नो दैट द कॉपर जो है एक बहुत अच्छी कंडक्टर है विद रिस्पेक्ट टू द आयरन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि द नंबर ऑफ चार्जेस passing through the copper is more than the number of charges which is passing through the aluminum. Are you getting my point? तो इसी के बेसिस जब हम कंपेयर करते हैं तब हम बोलते हैं दिस इज अ गुड कंडक्टर, दिस इज नॉट वेरी गुड कंडक्टर, दिस इज अ पुअर कंडक्टर। लेकिन कंडक्टर है, इंसुलेटर नहीं बोलेंगे। उसमें नंबर ऑफ चार्जेस जो पास होते हैं वो कम हो सकते हैं, लेकिन तब भी पास हो रहे हैं। तो it will be categorized as good conductor, very good conductor, mediocre conductor, bad conductor, poor conductor, लेकिन वो कंडक्टर ही है। ठीक है, चलिए, सो वी टॉक अबाउट कंडक्टर, वी हैव टॉक्ड अबाउट इंसुलेटर्स, ये सारी चीजें हो गई। आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बेसिस पे ये पूरा चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो कि इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू द कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब रेट का मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इंसुलेटर में फ्लो तो करेगा नहीं, तो करंट डेवलप होगी नहीं, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। करंट जो है दैट इज चार्ज बाय टाइम होता है, जब चार्ज टोटल नंबर ऑफ चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर देना, लेकिन अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? Ne माइनस लिख सकते हो। E माइनस इसलिए लिखा हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन होती है, नेगेटिव चार्जेस होती है, तो इसलिए मैंने लिख दिया। Q इज द टोटल चार्ज बाय टाइम विल बी इक्वल्स टू Ne माइनस बाय टाइम। सिंपल। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज कूलम। कूलम होती है आपकी चार्ज की, कूलम पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड एज एम्पियर, रिप्रेजेंटेड एज ए, कैपिटल ए। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एवरीवन। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड भी होती है, इसमें डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता या वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, दैट इज व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस जो करंट को मेजर करने के लिए यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एज एमीटर, और एमीटर जो होती है वो सीरीज में कनेक्टेड होती है।
ठीक है, क्यों होती है जब हम लोग सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे तब की बात करेंगे, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हालांकि अभी उतना ज्यादा आपके लिए मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं कि इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे हम सबको पता है कि अगर मैं एक पॉइंट चार्ज ले लूं, अगर मैं एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज ले लूं, ठीक है, तो हम सबको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो होगी दिस विल बी, ये पॉजिटिव चार्ज होगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी, और ये रुकी हुई है, ठीक है, इट इज कंप्लीटली स्टैटिक, ठीक है। और कभी भी अगर चार्जेस, whenever the charges are in static, ठीक है, तब वो क्रिएट करती हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्लास 12 की बातें हैं, लेकिन क्योंकि मुझे समझाना है तो अभी के लिए आप इतना मान लो प्लीज, ठीक है। तो चार्जेस जब स्टैटिक होती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेम अट्रैक्शन रिपल्शन वाला ही काम करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है, कि एक ही पॉजिटिव चार्ज है, ये स्टैटिक है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होती है पॉजिटिव से, वो रेडियली आउटवर्ड होती है, ठीक है, वो रेडियली आउटवर्ड होती है। मैं ये सारी चीजें नीचे लिख देता हूं, ठीक है। आई बिलीव आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि हो क्या रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये रेडियली आउटवर्ड काम करती हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बस इतना ही आप याद करके रखो कि रेडियली आउटवर्ड काम करेंगे, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, ऐसा समझ लो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ना किसी तो मैटर की होगी, ठीक है। एक ही हम लोगों ने आपकी चार्जेस को लिया है, किसी ना किसी मैटर पे होगी, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्जेस होगा। मैं मान लेता हूं कि उसी मैटर में कहीं पे, ठीक है, एट इंफिनिटी पे, ठीक है, एक और पॉजिटिव चार्ज है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इट इज एट इंफिनिटी, कहां पे है, ये इंफिनिटी पे कहीं पे है। हमारे लिए तो इंफिनिटी के लिए ही है, ठीक है, बहुत दूर है कहीं, उसी मैटर में कहीं बहुत दूर है, ठीक है। आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट विल बी आल्सो क्रिएटिंग दैट रेडियली आउटवर्ड थिंग, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, ऐसे समझाने की कोशिश करूं, ये एक रेफरेंस लाइन है, जस्ट रेफरेंस लाइन, ठीक है। मैं ये बोलूं कि मैं चाहता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कितने करीब ला सकता हूं इसके, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे तो ये इंफिनिटी वाला पॉइंट हटाकर मुझे इस पॉजिटिव चार्ज को एक ऐसे पॉइंट पे लाना पड़ेगा जो इसके रेफरेंस लाइन पे है, तभी तो करीब ले जा सकता हूं, ठीक है। जब हम ऐसा करेंगे तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अप्लाई अ फोर्स, हम लोग एक फोर्स अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली दैट इज एन एनर्जी एवरीवन, ठीक है। हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे और जिसके कारण एक डिस्प्लेसमेंट आएगी, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू डू अ वर्क, ठीक है। हम एक वर्क डन करेंगे जिसमें ये बॉडी जो इंफिनिटी पे थी उससे आपका एक पॉइंट पे, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया, मान लेते हैं एल, ठीक है, इस पॉइंट पे हम इसको लेके आएंगे तो वर्क डन होगा। तो क्या होगा, दैट विल बी वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या कर रहे हैं अपन, हम ये कर रहे हैं, हम उतना काम कर रहे हैं क्योंकि ये भी आपका रेडियली आउटवर्ड चलेगा, ये भी रेडियली आउटवर्ड चलेगा, तो बेसिकली दोनों एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। लेकिन हम अब जब अट्रैक्ट कर रहे होते तो फिर हमें इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, वो तो खुद ही ले आता। लेकिन अब क्योंकि रिपेल कर रहे हैं तो हमको वर्क करना पड़ रहा है। जब हम वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर तो हमें पता चला क्या कि व्हाट इज दिस पर्टिकुलर वर्क, कि वर्क हम लोगों ने किया पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहां से कहां तक, एक बॉडी जो इंफिनिटी पे थी उसको एक पॉइंट एल पे लाने के लिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं। इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं। अब आपको इतना पता, एक चीज और है ना, अब क्योंकि रिपेल कर रहा है तो आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, सर रिपेल कर रहा तो दोनों तो अलग होना चाहिए। वेरी गुड, आप बोलोगे कि सर इसको तो आपने पकड़ के रखा, इतना तो हम समझ चुके हैं, इसका क्या, ये तो आगे घसकनी चाहिए। तो मान के चलो कि ये फिक्स्ड है,
ये मूव नहीं कर रही, हमने फिक्स कर दिया, कैसे भी कर दिया पर कर दिया, ठीक है, अभी ऐसे समझो कर दिया, ठीक है, तो वो मूव नहीं कर रही, इसको हम लोगों ने पकड़ के रखा, यहां से यहां तक लाए तो वर्क डन किया पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्या, क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं तब भी मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, इसको, इस बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि ये बॉडी जो है अपने मैक्सिमम कितना मैं इसको ट्रांसफर कर सकता हूं, लेट अस से m तक, ठीक है। तो फिर L से लेकर M तक हम लोगों ने क्या किया, आपका वर्क डन किया। तो नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट M माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट L, इसी को बोल देते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस निकाली एक पॉइंट की, ठीक है, और दो पॉइंट्स के बीच में जब डिफरेंस आएगी तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे, ठीक है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो इसे क्या लिख सकते हैं, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन L एंड M, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वर्क डन होगा फ्रॉम L टू M, उस चार्ज को ले जाने के लिए, बाई एक यूनिट चार्ज है तो एक ही यूनिट चार्ज लिखेंगे, यहां पे नंबर ऑफ चार्ज हो जाएगी तो बस कैपिटल Q लगा देना आप, ठीक है, बस इतना ही है, मतलब N ही हो जाएगा फिर वो, अभी तो एक ही चार्ज है ना, अभी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करेंगे। दिस इज व्हाट द पोटेंशियल डिफरेंसेस, ठीक है। आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया होगा कि इस बॉडी को इंफिनिटी से एक पॉइंट में लाने के लिए कितना जो काम हम करते हैं, ठीक है, उस काम को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और जब हम लोगों ने वो कर लिया और फिर से हम वर्क डन कर रहे हैं इस बॉडी को और करीब ले जाने के लिए, क्योंकि रिपेल कर रहा होगा तो आपको वर्क डन तो करनी पड़ेगी, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट आएगी, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उनका जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ठीक है एवरीवन। आई बिलीव इतना आपको समझ में आया होगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम द इंफिनिटी टू द पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, उसके काइनेटिक एनर्जी में विदाउट चेंजेस करके, ठीक है। तो ये कैसे, तो बहुत स्लोली आती है, बहुत धीरे धीरे आती है, ठीक है, वो 12th की कॉन्सेप्ट है, उसको छोड़ते हैं, हम लोग यहां पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं एवरीवन, विच इज इक्वल टू वर्क डन, उस पॉइंट को जो इंफिनिटी पे थी एक पॉइंट पे लाने के लिए हम लोग के एग्जांपल लिया था L का, तो L ले लेते हैं, ठीक है। तो W वर्क डन बाय पॉइंट चार्ज Q, सिंपल, ठीक है। इसकी जो SI यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड एज वोल्ट, वो इसकी भी SI यूनिट, इसकी भी SI यूनिट वोल्ट ही होती है, क्योंकि डिफरेंस ही तो है, माइनस करना है, ठीक है। तो दोनों का एक ही होता है, दोनों स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव test charge in moving the charge from one point to another in the electric field without changing in kinetic energy। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन A और B के बीच में, A भी था, B पे लेके गए, ठीक है, तो B minus VA will be equals to work done AB by Q। इनका जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल पर कूलम होता है, जिसे हम वोल्ट का नाम देते हैं, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल V एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एवरीवन, सिंपल। इसका भी वही है, इसका भी है, ये दो पॉइंट्स के बीच का बात है, ये एक पॉइंट की बात है जो इंफिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आ रहे हैं वो, ठीक है। तो और इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं एंड वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, डेल V। ये डेल का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। चलिए, दिस इज व्हाट इट इज देयर एवरीवन। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। लेट अस मूव टू आवर वेरी इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ। कुछ चीजें ओम्स लॉ के लिए जो यहां पे लिखी हुई तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ओम्स लॉ जो है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ठीक है। वो यूनिवर्सल का मतलब हर जगह लागू नहीं होती, हर जगह फॉलो नहीं होती, हर जगह ओबे नहीं होती, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये एक ऐसी लॉ है जो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के लिए लिखी गई थी। अब उस कंडक्टर में भी स्पेसिफिकेशन है। क्या स्पेसिफिकेशन है? ये उन कंडक्टर्स के ऊपर लिखी गई थी जो इस लॉ को फॉलो कर पाएंगे, जो कर रहे थे, ठीक है। उनको हम लोगों ने नाम दे दिया ओमिक कंडक्टर, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें हम नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। जो ओमिक कंडक्टर होती है उनके बीच में जो ग्राफ बनता है वो लीनियर बनता है। मैं समझाऊंगा ग्राफ, लेकिन आप अभी समझ लो वो लीनियर बनती है। नॉन ओमिक कंडक्टर में वो एक कर्व बनती है,
ठीक है, तो हमें नॉन ओमिक पे नहीं जाना है, उसके लिए आपको सेमीकंडक्टर्स पढ़नी पड़ेगी, तो जब वो 12th में है देखा जाएगा उसको, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना समझते हैं। क्या कहता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ बोलता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर जो आपका करंट पास कर रहा है कंडक्टर से, वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर का 2 पॉइंट्स होता है, ठीक है, ये पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है, जो करंट पास कर रहा है उनके डिफरेंस के बराबर है। इस पे करंट जा रही है, कुछ एनर्जी का लॉस ले रहा है वो कंडक्टर, ठीक है, एनर्जी का लॉस मतलब एनर्जी तो अपनी तरफ ले, जैसे टीवी इलेक्ट्रिक पावर तो अपने खींच रहा है ना, तो जो लॉसेस होंगे, ठीक है, जो चेंज होगा आपका वो सेकंड पॉइंट पे आएगा, ठीक है, मेंटेन उसी पे करना है, लेकिन वो सेकंड पॉइंट, इनका जो डिफरेंस है वो आपके करंट के बराबर होता है, ठीक है। सो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है, ओहो ये तो अलग से लिखी हुई है, सॉरी ये नहीं, हाँ सही है। मैंने बोला क्या कि जो चेंज इन पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैंने V से लिख दिया, ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोगों ने एक कांस्टेंट का यूज किया जिसे हम कहते हैं आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की भी एक अलग कहानी है जिसमें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसमें हम रिलैक्सेशन टाइम, कोलिजन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ये 12th का हिस्सा है। फिलहाल के लिए इट इज रेजिस्टेंस, एक कांस्टेंट है जो कंडक्टर्स के बीच में होती है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू I इंटू R। फाइन, इनका अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करूं मैं, मतलब V और I का ग्राफ बनाऊं मैं, ठीक है, तो इनका जो ये लीनियर ग्राफ बनेगी क्योंकि ओमिक कंडक्टर है, और आपका जो स्लोप होगा, जो थीटा है, दैट इज स्लोप आपको बताया जा रहा है, स्लोप आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताता है और एरिया आपको पावर के बारे में बताएगी। अगर एरिया किसी एक वेरिएशन पे नहीं है तो आप सिंपल जो एरिया, जो ग्राफ का एरिया होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, ट्राइंगल होगा, जो भी होगा उसको आप पुट कर सकते हो, लेकिन अगर वेरी कर रही है तो फिर आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस है क्या? तो रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की एक्सेंट्रिक प्रॉपर्टी होती है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बॉडी के शेप, साइज, ज्योमेट्री, टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और इसका काम क्या है? ये एक ऐसी एक्सेंट्रिक प्रॉपर्टी है जिसका काम ही यही है कि जो चार्जेस उस कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं उनको रोकना। वो जो कंडक्टर रेजिस्टेंस क्रिएट कर पा रहा है, चार्जेस को फ्लो नहीं करने दे रहा है, दैट एक्सेंट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। उसे ही हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, ठीक है। अब क्या है रेजिस्टेंस जो है ओम्स लॉ के रिस्पेक्ट में मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू V बाई I, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होती है वो वोल्ट पर एम्पियर होती है, जिसे हम ओम का नाम देते हैं क्योंकि ओम्स लॉ है इसीलिए। और ये इनका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह होता है, आप इसको हेडफोन समझ सकते हो, हेडफोन की तरह है, ठीक है। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्योंकि एक एक्सेंट्रिक प्रॉपर्टी है, ये लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर किसी को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझने में प्रॉब्लम है तो मैं बताना चाहता हूं वायर के रेस्पेक्ट में। वायर के रेस्पेक्ट में क्या होगा, आपको पता है कि वायर सामने से देखोगे तो आपको सिलिंड्रिकल दिखेगी, एक रेक्टेंगल दिखेगा जिसपे आप ऐसे देख पाओगे, ठीक है। ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हो ना, दिस थिंग, ये जो आपका शेडेड पोर्शन है, दिस शेडेड पोर्शन इज कॉल्ड एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर के केस में, ठीक है। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर की बात की जाए या सर्कुलर फॉर्म की बात की जाए तो आपका दो तरीके से पूछा जा सकता है। आइदर क्वेश्चन में आपको रेडियस दे दिया जाएगा या फिर क्वेश्चन में आपको डायमीटर देगा। रेडियस देगा तो पाई आर स्क्वायर और अगर डायमीटर देगा तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर। डी क्या है आपका? दैट इज डायमीटर। एक चीज और, इसमें जो करंट पास कर रही है, ठीक है, वो आपके इस डायरेक्शन में ऐसे पास कर रही है, ठीक है, ये ऐसे पास कर रहा है, याद रखना इस चीज को। तो अगर मैं कंडक्टर चेंज करके, मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, अगर कंडक्टर चेंज करके मैं क्यूब बोल, अगर मैं कंडक्टर चेंज कर दूं, मैंने बोला कि जो कंडक्टर है वो आपका वायर नहीं होके आपका क्यूब है, आपकी क्यूब है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, आपकी क्यूब है। और करंट जो है वो आपका और अगर मैं बोलूं कि जो आपका करंट है वो इस फेस से इंटर कर रहा है, या फिर ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, इस फेस से इंटर कर रहा और इस फेस से बाहर निकल रहा, ऐसे,
ठीक है, तो याद रखना फिर पूरा क्यूब का एरिया आपको नहीं निकाला, हालांकि क्यूब का एरिया निकलता भी नहीं है, वॉल्यूम निकलती है, लेकिन लेना कौन सा है। हमारे पास तो तीन तीन चीजें हो गई, एक ये भी है, एक ये हाइट भी है और एक ये विड्थ भी है, तीनों चीजें हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो कौन सी लेनी है, तो आपको याद रखना है जिधर करंट जा रही है उस तरफ का एरिया लेना है, मतलब ये वाली एरिया लेनी है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। इसका एरिया मत ले लेना, इसका एरिया मत ले लेना, ये एरिया लेनी है, ठीक है। उसी को बोला जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, जिधर से आपका करंट जा रही है उधर, ठीक। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी क्योंकि वायर पे सारे क्वेश्चंस बनेंगे तो वायर बता दिया, लेकिन इस शेप के भी बन सकते हैं, तो डरना नहीं है। जिधर से करंट जा रही है, जिस एरिया को कवर करते हुए जा रही है, उस एरिया के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस घटेगी। नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आई बिलीव इतनी सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट, जब हम रेजिस्टेंस की बातों को आगे बढ़ाते हैं और दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं, तो हम लिखते हैं R is directly proportional to L by AS. That is, what is L? That is length of the conductor. What is the AS? That is area of cross section of the conductor, जिससे करंट पास कर रही है, ठीक है। तो इन दोनों इनको जब एक साथ लिखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए वी हैव टू पुट अ कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज द रो, और इसे हम नाम देते हैं रेजिस्टिविटी का, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया है तो छोड़ के मत आ जाना, उसका मतलब ही रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी होती है। ये रो का मतलब क्या है, बहुत कंफ्यूजन होती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। देखो, डेफिनेशन की बात अगर मैं ऐसे करूं तो जो रेजिस्टेंस है वो आपकी एक्सेंट्रिक प्रॉपर्टी है, शेप साइज ज्योमेट्री सब पे डिपेंड करती है, नेचर पे, टेम्परेचर पे। उसी जगह पे अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं तो ये इंसेंट्रिक प्रॉपर्टी है, इसका शेप साइज से कोई लेना देना ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक जनरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह आप समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस बोलती है कि मैं चार्जेस को रोकने का काम करती है, रेजिस्टेंस जो है चार्जेस को फ्लो ना करने का काम करती है या फिर रोकने का काम करती है चार्जेस पे। तो रेजिस्टिविटी ये बोलना चाहती है कि जिस मटेरियल को आपने चूज किया है वो कितने स्ट्रांगली उन चार्जेस को रोक रही है, ठीक है, पर मीटर क्यूब, पर मीटर, ठीक है, पर यूनिट मीटर पे कितने स्ट्रांगली उस चार्जेस को रोका जा रहा है, दैट इज गिवन बाय द रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सारी चीजें दी हुई है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर, अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस के ऊपर तो कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी, इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, सिंपल। आगे बढ़ता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड अ यूनिट क्रॉस सेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। ये एक एक्सेंट्रिक प्रॉपर्टी होती है, सॉरी दिस इज इंसेंट्रिक प्रॉपर्टी। एक्सेंट्रिक प्रॉपर्टी जो होती है वो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी जो होती है वो इंसेंट्रिक प्रॉपर्टी होती है। सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। इसमें क्या है कि कंडक्टर में अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। इंसुलेटर है, टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टिविटी घटेगी, सेम एज दी रेजिस्टेंस। इसका एक फॉर्मूला भी है लेकिन वो फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है तो पढ़ना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस ये बोलती है कि अगर एक नंबर ऑफ चार्जेस को रोकने का काम है मेरा, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि अच्छा ये जो मटेरियल है ये थोड़ा सा कम अच्छा कंडक्टर, वो थोड़ा सा कम अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, या फिर बैड कंडक्टर बोल सकते हो, या प्योर कंडक्टर की कैटेगरीज में रख सकते हो। लेकिन ऐसा वो तो फिर जब हम ये पता कर लेते हैं कि अगर एक ऐसा मटेरियल जिसमें रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब चार्जेस अच्छे फ्लो कर रहे होंगे, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कंडक्टेंस का नाम देते हैं। कि एक ऐसा मटेरियल जिसमें नंबर ऑफ चार्जेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्लो करते हैं, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज कंडक्टेंस, ठीक है। यहां पे कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, जी से रिप्रेजेंट होता है, जी इज इक्वल टू 1/r। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज 1/ओम, ठीक है, जिसको पर ओम बोल सकते हैं या फिर मोह के नाम दे सकते हैं या सीमेंस के नाम से हम लिख सकते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या है, सिमिलर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, ठीक है, जिसको हम पर
ओम पर मीटर बोल सकते हैं, या मो पर मीटर बोल सकते हैं, या सीमेन पर मीटर बोल सकते हैं, दैट इज व्हाट इट इज देयर। ठीक है, स्लो हम लोग ग्राफ की बात कर लेते हैं। अगर ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का है तो स्लोप जो है आपकी वो रेजिस्टेंस देगी और आपका एरिया जो है वो पावर देगा। लेकिन अगर जो आपका ग्राफ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, मतलब करंट आपका वाई एक्सिस में है, पोटेंशियल डिफरेंस एक्स एक्सिस में है, तब आपकी जो स्लोप है वो कंडक्टेंस देगी और एरिया अभी भी पावर ही देगा। ठीक है, अगेन अगर नॉर्मल ग्राफ है और शेप में है तो अब तो आप सॉल्व कर लो एरिया पुट करके, और अगर वेरिएशन वाली है, कोई कर्व बन रही है या कुछ भी बन रही है, तो उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, दीज आर द थिंग्स एवरीवन। मूविंग नेक्स्ट, अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। दो तरह की कॉम्बिनेशंस होती हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होती है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बोलने की कोशिश करती, कैसे पता चलेगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलती है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से कंबाइंड है कि जहां पर एक रेजिस्टेंस का एंड हो रहा है, उसी जगह पे दूसरे रेजिस्टेंस की स्टार्टिंग हो रही है, उसी पॉइंट से। ठीक है, जहां पे एक रेजिस्टेंस की एंड हो रही है, उसी जगह से दूसरे रेजिस्टेंस की अगर स्टार्टिंग हो, उसी पॉइंट से कनेक्शन हो, तो दैट इज कॉल्ड अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, R1 R2 R3। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है। पहली पॉइंट सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कि जो करंट फ्लो करेगा सारे रेजिस्टर से, चाहे वैल्यू अलग हो या वो कुछ भी हो, सारे रेजिस्टर से जो करंट फ्लो करेगी वो आपकी सेम होगी। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस से सेम वैल्यू की करंट फ्लो करेगी, भले ही रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग क्यों ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इस कंडीशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो हर रेजिस्टर के लिए अलग अलग होगी। ठीक, मुझे क्या निकालना है, मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस निकाली है, या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो ये गलत लिखी हुई है। So it will be written as R1 plus R2 plus R3, और ये चलता चला जाएगा Rn तक। ठीक है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता कितने कनेक्टेड है, तो ऐसा चलता जाएगा। डेरिवेशन बहुत सिंपल है, जैसे हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टर्स के लिए अलग अलग होगी, तो टोटल पोटेंशियल रेजिस्टर्स अगर 3 है तो हम लोगों ने मान लिया, क्योंकि अलग अलग है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 का मतलब क्या होता है ओम्स लॉ में, दैट इज I इंटू R। कौन सा R? ये वाला R। तो V1 के लिए I इंटू R1 होगा, क्योंकि करंट सेम है, तो मैं यहां पे लिखूंगा I मल्टीप्लीकेशन ऑफ R। ये R क्या है? टोटल R, या फिर आप बोल सकते हो R इक्विवेलेंट, जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें करंट कॉमन हो जाएगा, करंट डिवाइड, क्योंकि सेम ही है। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये जब तक जितनी भी है वो चलता जाएगा। अगर रेजिस्टेंस सेम है, मान लो 2 ओम का ही रेजिस्टेंस है और सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो R प्लस R प्लस R प्लस ये चलता जाएगा। तो बेसिकली यू कैन राइट N मल्टीप्लीकेशन ऑफ R। N इज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपल, आप लिख के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। मूविंग नेक्स्ट, अब हम लोग पैरेलल की बात कर ले, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे समझ में आएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको ये बोलता है कि जो भी रेजिस्टर्स होंगे, रेजिस्टर्स की एक साइड की कॉमन पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होनी चाहिए, दूसरे साइड की कॉमन पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल से। जैसे ये रेजिस्टर्स है, ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इन रेजिस्टर्स का हर एक साइड का जो पॉइंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, और दूसरी साइड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि द करंट इज डिवाइडिंग इटसेल्फ। ठीक है, वो अकॉर्डिंगली काम करती है, किसको कितना करंट की जरूरत होती है अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस। सो इसमें क्या है कि करंट फॉर ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। ठीक है, वैल्यू भी डिफरेंट, करंट भी डिफरेंट। ठीक, सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम फॉर ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो सेम होती है। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं होता, सीरीज नहीं होती। क्यों नहीं होती सीरीज में? क्योंकि अगर सीरीज में मान लेते हैं कि ये 3 बल्ब्स हैं, पहले से पास करके सेकंड बल्ब फ्यूज है, आपके वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्ब फ्यूज है, तो करंट आएगी, करंट पास नहीं कर पाएगी इसको, तो करंट फिर 3 तक नहीं जाएगी, 4 तक नहीं जाएगी, 5 तक नहीं जाएगी, करंट पास ही नहीं करेगी आगे, वो 1 तक आके चली जाएगी। वो जब हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा दिवाली पे या फिर किसी भी फेस्टिवल पे हम छोटे छोटे जो बहुत छोटे LED बल्ब नहीं लगाते, उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एक खराब हुआ तो सब खराब हो जाते हैं। ये हमारे घर का कनेक्शंस है। ठीक है, जो नॉर्मली हाउस होल्ड होता है, तो हाउस होल्ड में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ही करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर एक बल्ब खराब हो गया तो क्या हो गया, दूसरे साइड में तो करंट आ ही रही है, तो दूसरा बल्ब चलेगा, तीसरा बल्ब चलेगा और चलता जाएगा ऐसा। ठीक है,
डेरिवेशन क्या है कि हमें पता है कि करंट डिफरेंट होती है, तो 3 रेजिस्टेंस के लिए I1 प्लस I2 प्लस I3 IN तक जाएगा। तो I को मैं क्या लिख सकता हूं, ओम्स लॉ से, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बाय R। कौन सा R? टोटल R। यहां पे क्या है, R इक्विवेलेंट है, तो ये सब में V कॉमन निकाल दूंगा, V निकल जाएगी, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R2 प्लस R3 प्लस R3, ये चलता जाएगा। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गए। अगर कोई दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो मतलब R1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 है, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो, मल्टीप्लीकेशन अपॉन सम, R1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अगर 3 है तो आप लिख सकते हो R1 इंटू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कब आता है? आयरन देखी आपने, आयरन देखा होगा, या फिर बल्ब आपने देखी होगी। जैसे आपने बहुत देर तक एक बल्ब जलाई और जलाने के बाद आपने स्विच ऑफ कर दिया, जब आप उस बल्ब को टच करते हो तो वो थोड़ा सा उसकी टेम्परेचर थोड़ी सी राइज हो जाती है, जिसे हम बोल सकते हैं कि हीट आ रहा है। किसके कारण आ रहा है? करंट फ्लो कर रही है उसके कारण। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका है। हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, सो द प्रोडक्शन ऑफ द हीट इन द कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इनको दिया किसने था? जूल्स ने दिया था, तो इसे जूल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट इस रिप्रेजेंट बहुत सारे किताबों में Q से रिप्रेजेंट की जाती है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो कि टोटल चार्ज और हीटिंग इफेक्ट में, इसलिए इसको यहां से हम लोगों ने H से रिप्रेजेंट किया है। तो H इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ जो हीटिंग जो है, क्योंकि वो एनर्जी है इसीलिए जूल से रिप्रेजेंटेड है। फ्रॉम द ओम्स लॉ इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे मुझे पता है V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहां पे IR पुट कर दूंगा मैं। ठीक है, जैसे मैं IR यहां पे पुट कर दूंगा तो यहां पे I स्क्वायर R इंटू टी हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, उसी तरह V स्क्वायर R बाई टी भी कर सकता हूं मैं। गॉट इट? ठीक। हीटिंग इफेक्ट जो है वो डिपेंड करती है करंट पे, इसके स्क्वायर पे, टाइम पे, ज्यादा टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और हीटिंग इफेक्ट जो है रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। साथ ही साथ हीटिंग इफेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिपेंड करती है डायरेक्टली। ठीक है, एग्जांपल हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, गीजर हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, कंडक्टर्स होते हैं लेकिन बहुत बुरे, उसमें रेजिस्टेंस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर रेजिस्टेंस की मात्रा कम होगी तो हीट तो तब भी होगा, लेकिन उतना नहीं जितनी की हमें जरूरत है। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट, देन वील टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो हीट के फॉर्म में थी, ये जनरलाइज फॉर्म में है। सेम चीज है, टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट फ्रॉम अ गिवन टाइम फॉर अ गिवन टाइम। उसी को ये W की जगह पे H लिखना है, बस उतना ही। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम जब एनर्जी की बात करते हैं तो वर्क डन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वर्क डन की जगह पे यहाँ पे वर्क डन की भी जो ऐसा यूनिट थी वो जूल थी, हीटिंग इफेक्ट की भी जूल है, तो वी कैन रिप्लेस इट। ठीक है, क्योंकि आपको पता था कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जूल होगी। ठीक है, ओम्स लॉ से ये सारी चीजें वापस लिख सकते हो। ठीक है, इससे लिख सकते हो एवरीवन। फाइन, पावर की बात कर लेते हैं। तो पावर क्या, जितना काम आपने किया, जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने एब्जॉर्ब की, आपने ली, ठीक है, वो कितने टाइम में लिया, पर टाइम, मतलब रेट ऑफ दी पावर, रेट ऑफ दी वर्क डन जो आप बोल सकते हो, या एनर्जी कंज्यूम्ड बोल सकते हो। ठीक है, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डेसिपेटेड, मतलब हीट के फॉर्म में बाहर निकल रही है, इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट इज कॉल्ड एज पावर। पावर क्या था? पावर इज इक्वल टू W बाई टी होती है। W क्या है? वर्क है, तो वर्क की वैल्यू लिखी हुई है V इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, तो बेसिकली पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है? करंट। ठीक है, ओम्स लॉ से इसे भी चेंज कर सकते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, टोटली इन आवर हैंड। ठीक है, पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो आपका वॉट होता है, और इसे कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। मूविंग नेक्स्ट, अभी क्या है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब जो आपके घर में बिल आते हैं ना, बिजली का बिल आता है, तो उसे कैलकुलेट कैसे करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बोला कि आप कितने वॉट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम्ड करते हो। ठीक है, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हो हर घंटे। हम हर घंटे मेजर करेंगे। ठीक है, सो किलो वॉट आवर, व्हाट इज किलो? 1000 एवरीवन। ठीक है, तो कितना पावर आपने कंज्यूम्ड किया हर घंटे, ठीक है, किलो पावर जितना कंज्यूम किया हर घंटे, उसे हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कंजर्वेशन, इसका कन्वर्जन क्या होता है? आप कंजर्वेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कोई यूनिट नहीं है,
किसी से निकली नहीं है, ये यूनिट हमने बनाई है टू कैलकुलेट द बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ठीक है। तो उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि है तो एनर्जी, एनर्जी तो जूल में लिखी जाती है, तो इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोवाट आवर का आप लिख सकते हो 3650 जूल, 36 इंटू 10 टू पावर 5, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 या 3.6 मेगा जूल, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। ये जितनी भी बातें चल रही हैं, ये है, अगर मैं सर्किट बनाने की कोशिश करूं तो एक नॉर्मल सर्किट बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो आप ऐसा बोलोगे कि सर देखो ये एक रेजिस्टेंस थी, ये एक रेजिस्टेंस थी, यहां पे एक बैटरी है और ये स्विच है। अभी जितनी भी बातें चली हैं, जितनी भी बातें चली हैं, ठीक है, वो यहां तक चली हैं, समझ में आया? अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इस हिस्से की बात करने वाले, बैटरी की बात करेंगे। बैटरी के अंदर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बैटरी के अंदर बात करने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस अगर आपको याद है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, बहुत इजी है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होती है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हम करंट का यूज करते हैं और पूरी तरह से उनको डिवाइड करते हैं। द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द सेल इन कैलकुलेटिंग, सॉरी कैलकुलेटिंग नहीं, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द सेल इन सर्कुलेटिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द इंटायर सर्किट, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए जितने भी वर्क डन करना पड़े, ठीक है, वो कौन करता है, वो बैटरी करती है, ठीक है। इसीलिए जो ईएमएफ की बात हो रही है वो बैटरी की हो रही है, ठीक है। सेल लिखा हुआ ना, ईएमएफ ऑफ सेल, ये बैटरी की बात हो रही है, उसे हम ईएमएफ बोलेंगे। ईएमएफ क्या है, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय कौन सा चार्ज, यूनिट चार्ज, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज देयर। ऐसा यूनिट क्या होती है ईएमएफ की, तो वर्क डन बाय चार्ज तो वोल्ट ही होती है, वो वोल्ट दी हुई है। दिस इज ओपन सर्किट, ये बैटरी की बातें हो रही है, ठीक है। अब खुद सोच के देखो, अगर बैटरी है और चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब ये सारी चीजें जो सेटअप दिख रही है कंडक्टर होगी, और अगर कंडक्टर है चाहे वो कम ही क्यों ना हो लेकिन रेजिस्टेंस तो होगी। तो बैटरी के अंदर की जो रेजिस्टेंस होती है, बाहर वाली नहीं, ये टीवी फ्रिज वाली रेजिस्टेंस नहीं, बैटरी के अंदर की जो रेजिस्टेंस होती है उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, ठीक है। बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये वर्क डन है। ये फोर्स का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि ये धक्का देती है, किसको, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे ट्रैवल करती है, जिसके कारण करंट प्रोड्यूस होती है, इसीलिए उस धक्के को हम लोगों ने फोर्स का नाम दे दिया, और कुछ नहीं है, वर्क डन, ठीक है। आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द ईएमएफ ऑफ द सेल। मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, भाई अच्छा कंडक्टर यूज होना चाहिए, और नेचर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये देखने को कहां मिलेगी। अब इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहेगी या सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगी। ये आपको जो सेल होती है ना, बैटरी, सिंगल बैटरी, उसमें देखने को मिल जाएगी। वो कवर हटाओगे मेटल वाली तो आपको वो पूरा रिएक्शन देखने को मिल जाएगा कि हो रहा है। Factors not affecting the EMF of the cell: shape of the electrode, size of the electrode, distance between the electrode, amount of electrolyte. इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, हाँ, टर्मिनल वोल्टेज का मतलब ये होता है, अभी EMF पढ़ा ना, वो भी एक वोल्टेज ही है, लेकिन वो बैटरी के अंदर की है। टर्मिनल वोल्टेज ये होती है कि बैटरी कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस कर रही है, जिसके कारण करंट पास कर रहा है आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, टीवी, फ्रिज, जो आपके जो आपका मेन सोर्स से कनेक्टेड है, वो हो गई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन सर्कुलेटिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कितना चार्ज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास कर रहा, उसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वोल्टेज, एवरीवन, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। ये कुछ इस तरह रिप्रेजेंट होती है, ये पहले खाली थी, अगर आप फिगर देखोगे उस तरफ, अगर आप फिगर देखोगे तो देखो ये खाली है, ठीक है, ये बैटरी के अंदर की बात हो रही है, ये सब कुछ पार हो गया, चार्जेस फ्लो कर रही हैं। अब ये चार्जेस जो हैं, वो जो चार्जेस फ्लो कर रही हैं वो बैटरी में कर रही थी, करंट प्रोड्यूस हो गया, करंट जो है अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास करेगी, उसे टर्मिनल आपका वोल्टेज कहते हैं। इसका भी वही है, V इज इक्वल टू V नॉट बाई Q, सेम वोल्टेज ही, ठीक है। चलिए मूविंग नेक्स्ट,
यहां पे देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो टोटल वोल्टेज होगी विल बी होगा आपका वोल्टेज जो आपके ईएमएफ के थ्रू आया और आपका जो आउटर टर्मिनल वोल्टेज के थ्रू आया, इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा जो टोटल वोल्टेज होगी विल बी इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, और अगर मान लेते हैं ये कहां देखने को मिलते हैं, अगर आपके पास इन्वर्टर्स है, इन्वर्टर वाली बैटरी है तो आप देख सकते हो कैसे। जब हम लोगों का क्या होता है कि जब करंट है, लाइट है, तो क्या होती है कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बैटरी चार्ज होती है। ठीक है, तो उस पर बैटरी पे कोई लोड नहीं है, अभी वो चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है। ठीक है, इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इट विल बी ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी 100%, क्योंकि चार्ज हो रही है, लोड ही नहीं है। जैसे ही लाइट गई तो अब तो पोटेंशियल डिफरेंस बाहर से नहीं आ रहा, बैटरी को देनी पड़ेगी। तो वो जो बैटरी जब प्रोवाइड करती है उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है, टर्मिनल वोल्टेज होती है सर्किट की, वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है आपकी ईएमएफ ऑफ द बैटरी की, क्योंकि अब सर्कुलेट कर रहा है ना। इसीलिए इफ द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, करंट फ्लो कर रही है बैटरी के थ्रू, तो ये केस होगा। नहीं करती तो इसका उल्टा हो जाता। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने बता दिया आपको कि बैटरी है, बैटरी का क्योंकि कंडक्टर है तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस तो होगी, तो उसको अंदर ना शो करते हुए हम लोग बाहर शो करते हैं। बेसिकली इसको ऐसे शो किया जाता है, लेकिन ऑब्वियसली ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पेन और पेपर से। ठीक है, अगर ये बैटरी आपको दिख रही है यहां पे, ठीक है, तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे शो करते हैं। अब जाहिर सी बात है ये तो आप कर नहीं पाओगे, इसीलिए हम लोगों ने उसको बाहर शो कर दिया। और इसको ट्रीट भी एक इक्वल रेजिस्टेंस के थ्रू ही की जाती है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इट इज R प्लस R। ठीक है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। करंट क्या पास होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय दी रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस E, टोटल रेजिस्टेंस R बाय E। ईएमएफ ऑफ द सेल इज, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, I इंटू R होती है, यही लिखी हुई है। फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, नेचर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये सारी चीजें आपका इफेक्ट करती हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को। फाइन, चलो बस आपको इतना ही देखना था, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं एंड दिस इज हाउ इट विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, आई बिलीव अभी तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बेसिक था, ठीक है, इट वॉज वेरी 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 मच बेसिक। ठीक, now everyone we will be moving forward with the हम लोग आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। आओ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एवरीवन, एक दो सवाल ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस की बात की गई है ऑफ 2 वोल्ट is applied across the end of the wire of 5 meter length, a current 1 ampere flows through it, calculate the resistance per unit length। आपको R की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, the resistance of 2 meter length of the wire वो निकालनी है। फिर आपको बोल रहा resistance across the end of the wire if it is doubled on itself। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बोली जा रही है निकालने के लिए। इट इज प्री बहुत सिंपल सा सवाल है, ज्यादा कुछ इसमें सोचने की ऐसे जरूरत है नहीं। ठीक है, अगर आप इस पे कोशिश करोगे, इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इट इज वेरी प्रीटी सिंपल टू सॉल्व। ठीक है, ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो दी गई है, V की वैल्यू जो दी गई है वो 2 वोल्ट दी गई है। ठीक है, और मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास जो लेंथ ऑफ द वायर है वो 5 मीटर का दिया हुआ है। करंट जो फ्लो कर रही है वो मेरे पास 1 एम्पियर है। वेरी गुड। और कुछ निकालना है क्या? नहीं, हमें निकालना है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो रेजिस्टेंस अगर पर यूनिट लेंथ मेरे को निकालनी भी पड़े तो मैं क्या निकाल सकता हूं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। वेरी गुड। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं ये बोलने की कोशिश करूं कि रेजिस्टेंस अक्रॉस द 5 मीटर ऑफ लेंथ, ठीक है, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस द 5 मीटर ऑफ लेंथ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। रेजिस्टेंस तो उसी में है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को दी गई है 2, करंट दिया गया 1, तो आंसर आ जाएगा रेजिस्टेंस का 2 ओम। ठीक है, और अगर मुझे पर यूनिट लेंथ के रिस्पेक्ट में बोली गई है तो मैं क्या लिखूंगा, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू थी
और आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू थी पर यूनिट लेंथ के बारे में बोला गया। अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर के बारे में बोली गई है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब लेंथ, ये हो गई आपकी 2 डिवाइडेड बाई आपका 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। लेट अस गो विद द थर्ड वन, तीसरे पे आते हैं। तीसरे में आपको बोला जा रहा है क्या कि द रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर इफ इट इज डबल ऑन इटसेल्फ। एंड ऑफ द वायर है, जब वो अपने आप से डबल हो जाए तब ये कितना होगा, ठीक है। तो अभी देखो अपने आप का डबल हो जाए तब, पर यूनिट लेंथ केवल रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर इफ इट इज डबल ऑन इटसेल्फ, तो पर यूनिट लेंथ के ऊपर है, तो इसकी जो वैल्यू आई होगी, ये जो वैल्यू आई होगी 2/5, इसको गुणा कर देना है 2 से, तो इट विल बी 4/5, सिंपल, ठीक है। इट विल बी 4/5 पीपल। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। हाँ 4/5, ये आंसर आ जाएगा 0.8 आई बिलीव, और ये आ जाएगी 0.4, 0.8 0.4। ठीक है, ये हो जाएगी जब आपका, सॉरी मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? हाँ वैल्यू ये बनाया सही है, क्वेश्चन में गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी सेकंड, क्या दिक्कत है भाई, सॉरी एवरीवन। अब सॉल्व करती है तो सॉल्व ही रहने तो फिर, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हो दैट इज द फर्स्ट सेकंड, ये एक्चुअली इसी का हिस्सा है। अगर आपको पर लेंथ निकालना था तो ये निकालना था, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर ओनली, ये पहले क्वेश्चन का ही आंसर है। सेकंड का आंसर जो होगा वो, क्योंकि लेंथ डबल हो जा रही है, 2 मीटर हो जा रही है, तो इट विल बी 2/5 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, दैट विल बी गोइंग टू बी 4/5, जिसे आप डिवाइड करोगे तो 0.8 आएगा आपका। 0.8 क्या आएगा? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और थर्ड की बात करें, जब आपका जो लेंथ है वो डबल हो जा रही है, उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो लेंथ आपका डबल हो जाएगी उस केस में हम क्या कर सकते हैं? इसे कंपेयर करना है बेसिकली, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है रेजिस्टिविटी लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब देखो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कंपेयरिंग। हम मान के चलते हैं ये वो रेजिस्टेंस है जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, ठीक है, इसे R1 मान लो। तो मैं मान के चलता हूं कि जब R2 होगी, R2 में चेंजेस हुए होंगे, तो R2 में जो चेंजेस हुए होंगे वो यहां पे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो दिस इज 2L2 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2। सीधी सीधी बात। अब क्योंकि मटेरियल सेम है, सेम वायर है, तो ρ1 विल बी इक्वल टू ρ2, सिंपल। तो मुझे क्या निकालना? मुझे R2 की वैल्यू निकालनी है, तो R2 बाई R1 में लिखूंगा, तो इट विल बी इक्वल्स टू ρ2 L2 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 होल डिवाइडेड बाय, यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं क्या, दैट इज ρ1 L1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रेसिप्रोकल खेलते हैं, तो ये L2 ρ2 L2 बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 डिवाइडेड बाय ρ1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ L1, ये कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर आप ठीक से देखोगे, सो दिस एंड दिस इज कैंसिल्ड आउट, सिंपल, क्योंकि सेम ही आपका मटेरियल है तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब जो सवाल बन जाता है वो लेंथ और एरिया का निकल जाता है। अब ध्यान से सुनना, मटेरियल में अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो आपका एरिया भी श्रिंक कर जाएगा, दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि वेरिएशन कैसे हो रही है, अदरवाइज ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। दैट इज व्हाई दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कंसिडर्ड टू बी नोन एज एरिया ऑफ ठीक है, इसका जो
ठीक है, इसमें प्रॉब्लमेटिक होती है। तो हमें ये पता, जैसे अब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो कंपेयर क्या करेंगे, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, याद रखना। कंपेयरिंग में जो वॉल्यूम होती है पूरे वायर की या फिर किसी भी शेप ऑफ बॉडी की, वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। दोनों के केस में वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, उसे कांस्टेंट रखना ही है, ठीक है। तो वॉल्यूम पहले क्या था, पहले था आपका लेंथ 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1। अब क्या है चेंजेस में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 L2, ठीक है, यही तो है, इससे ज्यादा क्या है। तो मेरे को तो L1 L2 के बारे में पता है, क्या है L1 L2 के बारे में पता है, ठीक है, डबल ऑफ इटसेल्फ है। इसका मतलब L1 जो है, अगर मैं मान के चलूं L1 5 था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2, और L2 क्या है, वो L2 L1 का डबल है, तो ये हो गया 2.5 आपका, ठीक है। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग एन अंडरस्टैंडिंग कि जैसे 5/2.5 लिखी हुई है will be equals to area of cross section 1 by area of cross section 2, ठीक है, यही होगी ना, सॉरी, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 विल बी इक्वल्स टू 2.5 डिवाइडेड बाय 5। आंसर क्या आएगा, हाफ, ठीक है। मुझे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 से लेना देना है, तो इट विल बी व्हाट, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1। ये इक्वेशन निकल के आ रही है, ठीक है। कंपेयरिंग के क्वेश्चन में वॉल्यूम कांस्टेंट होती है और उसी के बेसिस पे आपको सॉल्व करनी रहती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस करना चाहूँ कि अगर आप समझ पा रहे हो, ठीक है, कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 और ये 1 है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो 2 है, ये जो 2 है ये हट जाएगी एंड इट विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1, कितना, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गया, ये आपके पास वैल्यू क्या निकल के आ रही है इसमें कि L2 मतलब 2.5 था मेरे पास, ठीक है, या फिर हाँ 2.5 था मेरे पास, ये 2.5 था, ये चला गया डिवाइडेड बाय, यहां पे मैं लिखूं 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10, तो ये हो जाएगा 20, 2.5 डिवाइडेड बाय 20 एवरीवन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 2.5 मतलब 2.5, ये 4 बार 8 बार, दिस इज गोइंग टू बी 1/8, ठीक है। और यहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे आप R1 का, R1 भी तो मल्टीप्लाई होगा, R1 की वैल्यू कितनी निकली थी, 2, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो R2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी, आई बिलीव, ठीक है, R2 की जो वैल्यू आएगी पाँच 10 4 हो गया, 20 हो गई ना, 2 × 10, 1 मिनट में गड़बड़ कर रहा, यहाँ पे आपका 5 ही तो था, ये टोटल 10 होगी, सॉरी, ठीक है। ये 2.5 हो गई, ये 10 हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/5 4 हो गया, और रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू 2 थी, इसको सॉल्व कर दोगे 2 आ गई, तो आंसर आएगा 0.5 ओम, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। बस कंपेयरिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन थोड़ी सी आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज एवरी सिंगल अदर क्वेश्चंस आर वेरी गुड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एवरीवन। अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, लिख लो भाई, जो पहले दिया हुआ है, राइट ऑल द गिवन डाटा फर्स्ट, सॉल्यूशन फॉर दिस, है ना, हमें जो है करंट की वैल्यू दे दी गई है दैट इज 2 एम्पियर, चलो ठीक है। आगे क्या है, when it's connected to 5 ohm resistance and supplies a current of 1.2 ampere, if it is connected to the resistance of 9 ohm, find the EMF and the internal resistance कितना होगा, उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो ऐसे लिख लेते हैं कि मान लेते हैं कि दिस इज करंट 1 जो कि एम्पियर 2 एम्पियर जा रहा था, किसके कारण, एक रेजिस्टेंस थी R1,
जो कि थी 5 ओम की। उसी तरह I2 एक करंट आया जिसमें 1.2 एम्पियर पास हो रहा था, किसके रेजिस्टेंस में? R2 की वैल्यू दी हुई कितनी? 9 एम्पियर। जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है। मुझे EMF कैलकुलेट करना है, तो आपको अगर याद हो तो EMF की वैल्यू क्या होती थी? करंट, टोटल रेजिस्टेंस, और मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता करनी है। स्ट्रेट बात यही है, ठीक है। तो मैं दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लूंगा। भाई देखो ये 1 है, ये 2 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि दोनों क्या है कि सेम ही इक्वेशन में, सेम ही आपका कंडीशन में है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पे कि यहां पे लिख सकते हो कि EMF, आप ऐसा लिख सकते हो कि मैं लिख सकता हूं EMF 1 विल बी इक्वल टू EMF 2, क्योंकि सेम ही आपका, ठीक है, और बैटरी तो सेम ही है, तो दो अलग अलग कंडीशन से बस इतना ही है, ठीक है। तो वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो आप देखोगे तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि करंट I1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ R, जो कि R1 था, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू I2 R2 प्लस R, ठीक है। दैट इज आपका, क्योंकि बैटरी सेम है तो इंटरनल रेजिस्टेंस हर बार अलग। तो देख लेते हैं कि क्या होगा, ठीक है। आइए when we solve this thing, थोड़ा सा वैल्यू को देख लेते हैं। this is going to be 2, R1 की वैल्यू हो गई 5, ये हो गया R will be equals to I2, I2 की वैल्यू हो गई 1.2, R2 की वैल्यू हो गई 9, और ये हो गए R। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस बदल क्यों नहीं रही है? क्योंकि बैटरी सेम है, हम सिर्फ रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, वो भी एक्सटर्नल, जिसके कारण इतने वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेम ही है, बैटरी की थोड़ी चेंज हो रही है, सेम ही तो है रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज गोइंग टू बी 10 प्लस 2R विल बी इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। आ जाना भाई, क्या दिक्कत हो गई? जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, इट गेट हैंग्ड। चलो कोई नहीं, अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर तो 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 1 जा 9 1 10, 108 10.8 होगा सीधा सीधी, ठीक है। ये क्यों नहीं आ रही, क्या दिक्कत होगी इसको? अब ठीक है, हाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.2 इंटू 9 कर लेते हैं एवरीवन, दैट इज गोइंग टू बी 10.8, ठीक है, प्लस 1.2R। अब आप ऐसा कर सकते हो क्या कि इसको इधर लेके इसको उधर लेके जाओ, या फिर ऐसा कर लेते हैं, ये 10 वाले को उधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगी 2R माइनस 1.2R विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10.08 माइनस में 10। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगी 0.8R, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी हो जाएगी 0.8। R की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 ओम निकल के आएगी। बैटरी सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगी। अब आप पुट करते जाओ और आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गई, ईएमएफ आपको निकलता जाएगा, ठीक है। दो इक्वेशन, दो ईएमएफ थी, यहां पे पुट करोगे तो अगर मैं फर्स्ट ईएमएफ की बात करूं, जब आपके रेजिस्टेंस में चेंजेस आए होंगे तो ईएमएफ फर्स्ट विल बी इक्वल टू करंट कितनी थी आपकी? 2, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 था, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 थी, तो ये 6 2 12, तो दिस इज 12 वोल्ट। ईएमएफ 2 ये कितनी निकलेगी? दैट इज 1.2, यहां पे थी 9 प्लस 1 10 हो गई, तो ये हो जाएगी 12 वोल्ट, क्योंकि ईएमएफ एक ही बैटरी है तो ईएमएफ दोनों की सेम ही आएगी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, और इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी ईएमएफ को लेकर, ठीक है। चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड एवरीवन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? what resistance must be connected to a 15 ohm resistance to provide an effective resistance of 6 ohm? इस चीज को समझते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो, इस चीज को समझते हैं एवरीवन। व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉल्यूशन फॉर दिस, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमें बोला गया है क्या कि what resistance must be connected to 15 ohm resistance to provide the effective resistance, मतलब R equivalent की जो वैल्यू है वो 6 ओम दे रखी है। एक रेजिस्टेंस है मेरे पास जिसकी वैल्यू मेरे को 15 ओम दे रखी है,
मुझे बोला गया है कि ये जो दूसरी रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू मान लेते हैं कि R है, ये R को कैसे कनेक्ट करूं मैं कि 6 ओम आए। तो आपको अगर याद हो सीरीज वाले में, तो सीरीज में जब आप R को जोड़ोगे, ठीक है, तो वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए ना। तो यहां पे ये 15 थी और R जोड़ दोगे तो 15 प्लस होनी चाहिए, लेकिन ये 6 है तो ये पैरेलल में होगी। अगर ये पैरेलल में है एवरीवन, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन अपॉन सम, अच्छे से लिख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन अपॉन सम डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसकी वैल्यू कितनी है 6, इसकी वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगी R1 की वैल्यू है 15 इंटू R डिवाइडेड बाय ये हो जाएगी 15 प्लस R। इसको सॉल्व कर लो, ये 2 30, 30 2 30 हो गई, 60 हो गई, 4 90 हो गई। सो इट विल बी 90 प्लस 6R विल बी इक्वल्स टू 15R एवरीवन, ठीक है। तो 90 विल बी इक्वल्स टू 15R माइनस 6R, ठीक है। तो 90 विल बी इक्वल्स टू हाउ मच इट इज 4 and 5 दैट इज गोइंग टू बी 9R। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैंसिल होगी, तो R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दैट इज 10 ओम। ये 10 ओम R को आप इसमें जोड़ दोगे पैरेलल में, ठीक है, कनेक्ट कर दोगे, तो आपकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 6 आ जाएगी। फाइन, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एवरीवन। ओहो, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ये कैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनेगी, ठीक है, इसको मैं दिखाता हूं कैसे बनती है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस आपको जो R इक्विवेलेंट निकालनी है इस पूरे सर्किट की, तो ये ए बी जो लिखी हुई है, बस आपको इतना बना मत देना कॉपी में, बस इतना सोचना कि यहां पे एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। अगर यहां पे एक बैटरी लगी हुई है तो आप यहां पे सोच सकते हो क्या कि यहां पे एक करंट I फ्लो कर रहा होगा जो आपको R1 से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इस जंक्शन में यही करंट I ब्रेक हो जाएगी, लेट अस से कि ये चली गई I1 यहां पे और ये चली गई I2 यहां पे। तो एक चीज तो हमें यहां पे समझ में आई, क्या समझ में आई कि ये जो 3 ओम है मतलब R5 है और आपका R1 है, दोनों पैरेलल में है, और आपका जो R5 है और R2 है ये भी पैरेलल में है। ये I2 यहां से जाएगी, यहां पे भी I2 जाएगी, यही I2 आपके R3 से भी क्रॉस कर रही है, ठीक है। ये भी आपके I2 जो है R3 से भी क्रॉस कर रही है, I2 हो गया, ये भी I2 हो गई, इस जंक्शन पे आएगी। तो यहां पे I1 प्लस I2, इसका मतलब ये करंट I है और ये भी करंट I है, और ये चला जाएगा फिर यहां पे करंट I पे, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, एक चीज समझ में आ गई कि ये जो R2, R3 और R4 है, तीनों के तीनों सीरीज में है, ठीक है। तो इस चीज को अगर फिर से बनाने की कोशिश करूं मैं, तो दिस इज 3 प्लस 3 दैट इज 6, 6 प्लस 3 दैट इज 9, ठीक है। और ये जो होगी वो इसके पैरेलल होगी, इससे तो पता चलेगा क्योंकि करंट ब्रेक कर रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, मैंने किया कि मैंने एक रेजिस्टेंस ही बना ली 9 एम्पियर की, जो आपकी इस 3 एम्पियर से पैरेलल है, ठीक है। ये बैटरी आपको बनानी नहीं है, बस आपको याद रखना कि बैटरी है वहां पे, तब जाके ये सॉल्व कर लोगे। तो ये हो जाएगी आपकी 9 ओम, ये हो जाएगी 3, ये भी 3, ये भी 3। तो अब एक चीज तो समझ में आ गई, ये 9 और ये 3 तो पैरेलल में है, तो इनका R इक्विवेलेंट मैं निकालूंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मल्टीप्लीकेशन अपॉन सम, 9 3 27 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3, इट इज गोइंग टू बी 12, 9 3 12, ठीक है। तो ये पैरेलल में थी, तो ऐसे निकल गया, इसकी वैल्यू हो गई 27 बाई 12 ओम मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब मैं अपने सर्किट को रीड्रॉ करूं, तो यहां पे जो पॉइंट आएगी, यहां पे जो आएगी वो आपका 27 बाई 12 आएगी, ठीक है। फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं और सर्किट को, ठीक है। ये वो R इक्विवेलेंट होगी, यहां पे भी बैटरी 3 ओम की है, बढ़िया, ठीक है। ये बैटरी कितनी वोल्ट की, मुझे R इक्विवेलेंट निकालनी, तो मैं R इक्विवेलेंट में दिमाग लगाऊंगा। दिस इज गोइंग टू बी 27
बाई 12। देखो मैंने कोई गलती तो नहीं करती, खाली देख लेता हूं। 3 3 6 3 9, ये 3 है तो 9 3 पैरेलल में है तो 9 इंटू 3 9 प्लस 3 9 3 27 और 9 प्लस 3 12। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। ठीक है, ये हो गया आपका 3, ये हो गई आपकी 3 ओम 3 ओम। अगर आप ठीक से देखोगे, नाउ द करंट इज फ्लोइंग इन द टर्म्स ऑफ अ सीरीज, सीरीज के टर्म्स में आ रही है, तो सीरीज के टर्म्स में आ रही है तो सीरीज के टर्म्स में ही कर लो। ठीक है, आओ सीरीज के टर्म्स में कर लेते हैं। सो इट विल बी 3 प्लस 27/12 प्लस 3, तो ये हो जाएगी 12, दिस इज गोइंग टू बी 36 प्लस 27 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 12। आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 36 प्लस 27 प्लस 36, ये होगी 99। 99 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 8.25 ओम आएगी। ठीक है, 8.25 ओम, दैट विल बी द आर इक्विवेलेंट एवरीवन। ठीक है, दैट विल बी दी 8.25। समझ में आया कैसे किया? इसे कहते हैं हम लोग, जिस सीरीज पैरेलल में जैसे स्ट्रक्चर में जब चेंज आ रही है, हमें पता चल रहा है कि ये तीनों सीरीज में है और ये भी पता है कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके पैरेलल में होगी, हमने वही बना दी। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में है, मैंने इन दोनों को कुछ किया ही नहीं, इन दोनों पैरेलल, इनका जो आंसर आया दैट इज 27/12, इसको रख दिया। अब ये पूरा एक सर्किट बन गया, ये तीनों सीरीज में सॉल्व किया तो आंसर आ गया 8.25, दैट विल बी द आंसर, सिंपल। ठीक है, चलिए ये बना मत देना, बस ये आपको दिमाग में रखना कि यहाँ पे बैटरी कनेक्ट है, क्योंकि आपको एक पॉइंट चाहिए जहां से करंट पास करेगी। ठीक है, याद रखना इस चीज को। मूविंग नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आओ इसमें भी देख लेते हैं। आ सेल ऑफ ईएमएफ के बारे में बात कर दिया है, जो जो चीजें पहले दी हुई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक सेल है जिसका ईएमएफ दे दिया गया है दैट इज 1.5V, ये तो चेंज करने से रही। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम 4 ओम इज कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। भाई साहब, ऐसा क्या? गड़बड़ गड़बड़। एक्चुअली में ऐसा कुछ है, ये कुछ इस तरह है कि मेरे पास एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल और 20 ओम का रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल, और ये कनेक्टेड है आपके एक बैटरी से। ठीक है, और इस बैटरी की जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है विच इज नथिंग बट दिस। ठीक है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये वाली, इसको थोड़ा चेंज कर लें क्या? ठीक है, ये जो दी हुई है दैट इज गोइंग टू बी, ये आपका 4 ओम है, क्वेश्चन टाइप गलत है। ठीक है, और ये 20 ओम है। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और इसकी वैल्यू 1.5 दे रखी है। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपसे। ड्रॉ द सर्किट, वो सर्किट मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है? ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आपका, याद रखना इसमें ये आपका 1 ओम ही है। ठीक है, इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर ऑफ 20 ओम एंड 4 ओम। ओहो, 20 ओम एंड 4 ओम। ठीक है, दो रेजिस्टेंस पे। ठीक है, सीरीज पे है, सीरीज पे है। करंट इन द सर्किट, अब आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होती है पूरे सर्किट में सेम ही होती है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर ऐसा है तो करंट इन द सर्किट, तो ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू आई इंटू आपका सीरीज में है तो इट विल बी 24 एक्सटर्नल प्लस इंटरनल की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो ऐसा ईएमएफ की वैल्यू 1.5 थी, विल बी इक्वल्स टू द करंट, ये हो गया 25। तो आई की जो वैल्यू आएगी वो 1.5 डिवाइडेड बाई 25 आएगी। 5 से डिवाइड करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगी 0.3। ठीक है, अब और सॉल्व करेंगे तो ये लिख सकता हूं मैं कि 3/50।
3/50 can be written on this. ठीक है, 3/50 कैन बी रिटन ऑन दिस। इसको अगर सॉल्व कर सकते हैं तो 3/50 अगर लिखूंगा मैं तो इसकी जो आंसर आएगी दैट इज 0.06 एम्पियर। ठीक है, ये वो करंट की वैल्यू हो गई। बढ़िया, पहला क्वेश्चन निकल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। ओहो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करंट तो पता चल गई ना पूरे सर्किट की। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ईच रजिस्टर मतलब एक 4 है एक 2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर 4 ओम ऑफ रेजिस्टेंस क्या निकालेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस V विल बी इक्वल्स टू I इंटू R होती है। सिंपल सिंपल, ठीक है। तो V की वैल्यू मुझे पता करनी है जब रेजिस्टेंस 4 थी, तो करंट जो होगी वो होगी 0.6, रेजिस्टेंस क्या होगी दैट इज 4। आप इसको सॉल्व करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, इंटू 4 कर दो तो ये हो जाएगी 0.24 वोल्ट। और अगर 20 के लिए निकालना है फॉर 20 ओम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप क्या लिखोगे? V इक्वल्स टू IR होती है, I की वैल्यू 0.06 है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ R 20 हो गई। इसका मतलब 0.06 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 20 की बात करूंगा मैं, तो यहां पे जो V की वैल्यू आएगी वो 1.2 आएगी। 1.2, हाँ, जस्ट अ सेकेंड, इसको 0.06 इंटू 20, हाँ, ये आएगा 1.2 वोल्ट। तो फिर आप बोलोगे कि सर दोनों को जोड़ के तो फिर टोटल आपका 1.5 आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहा? तो अगर आप दोनों को जोड़ोगे दैट इज 1.2 प्लस आपका 0.24, तो आंसर आ रहा है 1.44। ठीक है, माइनस कर दोगे 1.5 से, ठीक है, तो आपकी 1.5 से अगर माइनस करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ रही है 0.66, गलती तो नहीं कर दी, 1.2 प्लस 0.24, ठीक है, ये आ रही है 1.44, माइनस कर देंगे 1.5 से, हाँ, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.06। ये किस लिए आ रही है? वो 1 ओम का रेजिस्टेंस है ना, उसके कारण आ रही है, क्योंकि 1 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप निकालोगे तो I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, I की वैल्यू है 0.06 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1, तो आपके पास ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की। ठीक है, सॉरी, वोल्ट। इसीलिए तीनों को जोड़ दोगे तो आपका, अगर आप तीनों को जोड़ते हो तो 1.5 ही आएगी तीनों को जोड़ने के बाद। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल की अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, ठीक है, अक्रॉस दिस सेल की बात करूं मैं, पूरे सेल की, तो पूरे सेल में हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, ये तो इसी का हिस्सा है। इन दोनों के बीच में अगर मैं पूरे सेल की बात करूं, दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट, ये सेकंड, अगर थर्ड क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो इट विल बी V1 प्लस V2। ये कौन सा V1 है? 4 ओम और 20 ओम की बात करूंगा मैं, तो 4 ओम इट इज 1.2 प्लस 0.24, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.44 वोल्ट। ये आपके आंसर हो जाएगी सी बार। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप व्हेन द करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप जब करंट फ्लो कर रही हो, जब करंट फ्लो करती है, जब हमें पोटेंशियल ड्रॉप लेना पड़ता है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? उतना ही जितना ये लेगी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि 0.6 है। ठीक है, ये आपकी होगी 0.06। अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहते हो ना, तो आपको याद हो तो मैंने बोला था एक जगह पे कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ माइनस आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी है? 1.5। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? टोटल पोटेंशियल कितना है? 1.44, जो आपकी रेजिस्टेंस का निकला है। तो बचेगा कितना आपका? 0.06। ये इसी के बराबर है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, दैट विल बी योर आंसर, यही आपका आंसर है। फाइन, चलिए। ओहो, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये भी आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, तो देख लो इसको कैसे सॉल्व होता है एवरीवन। ये ए है, बी है, बस आपको इतना सोचना है दैट दिस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। सोचना है, कर मत देना वहां पे। ठीक है, और करंट फ्लो कर रही है। इस केस में क्या होगा देखना कि करंट, यहां से करंट आई निकल रही है और यहां पे करंट आई इंटर करेगी, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट आती है। इस पॉइंट तक से पहले करंट आई ही है, इसके बाद करंट डिवाइड हो जाती है। मान लेते हैं कि इधर जाती है करंट I1, इधर जाती है करंट I2, इधर जाती है करंट I3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोल दूं कि ये R1 है, ये R2 है,
ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। तो आप यहां पे ये बोल सकते हो क्या कि जो करंट जो R1 है, R3 है और R4 है, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, तीनों पैरेलल है आपस में, ठीक है। ये I1 करंट इस R1 से जारी होगी, ठीक है, और यही वह I1 करंट है जो आपके R2 से भी जा रही है, R2 से भी जा रही है। तो इससे तो एक चीज पता चलती है कि R1 और R2 आपके किस में है, सीरीज में है, ठीक है। I2 की बात करो तो I2 आपका R4 से भी जा रही है और I2 आपके R5 से भी जा रही है, ठीक है। तो इससे यह पता चलता है कि R4 और R5 जो है वो किस में है, सीरीज में है, ठीक है। R1 और R2 सीरीज में है, R4 और R5 सीरीज में है, ठीक है। और तीनों आपस में, ये सब आपस में इसके पैरेलल में है। तो इसकी सर्किट अगर बनाने की कोशिश करूं मैं तो 3 और 2 ये 5 हो गया, 6 और 4 ये 10 हो गया। इसका मतलब तीनों आपस में पैरेलल में है। तो ये कुछ इस तरह की रेजिस्टेंस बन जाएगी जिसको आप इजीली सॉल्व करना जानते हैं, ठीक है। ये आपके कनेक्ट हो गई बैटरी, जैसे मैंने आपको सिखाया है, और सिखाया क्या है आपको पता है ये चीज, ठीक है, कुछ अलग सा नहीं कर रहा मैं, फाइन। कनेक्टेड है, यहां पे वैल्यू पता कर लो, 3 और 2 ये 5 ओम हो गई, 6 और 4 ये 10 ओम हो गई और ये हो गया 30, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज मल्टीपल अपन सम। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 30 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2 5 इंटू 30 प्लस R2 R3 इट इज 30 इंटू 10, फिर आएगा 10 इंटू 5। सॉल्व करोगे R इक्विवेलेंट की वैल्यू पैरेलल में है तो इट इज 300 इंटू 5, 300 इंटू 5 दैट इज 1500 एवरीवन। ऊपर आ जाएगा 1500, नीचे ये हो गई आपकी 150, 150 प्लस 300 प्लस 50, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो गई ये हो गए 1500 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 50 200 और 300 होगी आपकी 500। इसको आप सॉल्व कर दोगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 3 रेजिस्टेंस। द आंसर इज 3 ओम एवरीवन। फाइन, आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस एंटायर सेशन एवरीवन, और आपको सारी चीजें क्लियर है, समझ में आ रही हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट, यही पूरा सेशन है। अगर इफ यू पीपल आर हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग जो आपको पूछना हो, प्लीज लेट मी नो, ठीक है। और आप हमारे जो एक टेलीग्राम चैनल है फॉर ग्रेड 9 एंड 10 उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लीज डू लेट मी नो हाउ डू यू फील अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन, कैसा लगा आपको, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।